बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वनीम। रऊफ क्लासरा, अमीन मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खूना निकला। आसिफ अली सरदारी, बिलावल भुट्टो की भड़कें गड़ी खुदा बख्श के मकीनों तक महदूद होकर रह गईं। लॉन्ग मार्च, हुकूमत के खिलाफ दावे, सिर्फ दावे ही निकले। आसिफ अली सरदारी की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पर लफ्जी बमबारी, बिलावल समेत खुद भी पार्लियामेंट जाने का ऐलान कर दिया। क्या सरदारी अब चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी बनेंगे? जियालो को मुर्दा करने के बाद पीपल्स पार्टी में जान कौन डालेगा? आसिफ अली सरदारी सादा सवाल का जवाब ढूंढने में नाकाम। सिंधी सरदारों के करप्शन ज़दा कंधों पर ठहरा पीपल्स पार्टी का वजूद भी हचकोले खाने लगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि तमाम तर शफाफियत के दावों के बावजूद वजारत दाखिला अपनी ही वजारत के डीजी पासपोर्ट के स्कैंडल को हमने देखा कि वो मंजर आम पर आ चुका है। स्कैंडल सिर्फ वजारत दाखिला और पासपोर्ट ऑफिस तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा पहुंचा। चौधरी निसार अपने महकमे के स्कैंडल के नोटिस लेने में नाकाम नजर आए, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से वजारत दाखिला और पासपोर्ट ऑफिस को बेसाब्तियों के इल्जामात मंजर आम पर आने के बाद कॉन्ट्रैक्ट देने से रोक दिया गया है। पासपोर्ट ऑफिस का ये स्कैंडल आखिर है क्या, और डीजी पासपोर्ट का इस बारे में क्या मौकफ है, इस पर भी तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आमिर साहब, आज गड़ी खुदाबख्श में जलसा था, मोहतरमा की नवी बरसी थी। कल भी हमने ये बात की थी कि शायद कुछ नया सुनने को मिलेगा, कोई सरप्राइज मिलेगा। पार्लियामेंट में जाने का ऐलान आप समझते हैं कि यही बड़ी बात थी? और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो बड़े खुश थे सरदारी साहब के वापस आने पर, उनके लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है? पता नहीं किसके लिए अच्छी है बुरी है, मगर मोहतरमा की बरसी तो एक बहाना ही रह गया। ये वो वाहिद वक्त होता है जहाँ पीपल्स पार्टी कुछ बंदे इकट्ठे कर लेती है। अभी भी भुट्टो के इश्क की वजह से बीबी के भुट्टो साहब के काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सो ये एक गनीमत होती है, तो उसके लिए सियासी। कल हम बात कर रहे थे कि जनाब ये आज कोई इमाम ख़मीनी की वापसी तो नहीं थी, और टार्जन की वापसी मैंने कल कहा था ये उस तरह ही की निकली। फिर के एक छलांग से एक दरख्त से दूसरे दरख्त में छलांगे लगाना। पर सबसे बड़ी छलांग तो ये है कि अब बिलावल साहब अकेले नहीं आ रहे इस शहर में, आसिफ जरदारी साहब आ रहे हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़े सवाल हैं इस पर। पहली बात यह है कि आज तक इनको पता नहीं है कि पार्लियामान होता क्या है। इन्होंने बाहर से पार्लियामान देखी है। जब ये एमएनए भी थे, ये पार्लियामान के अंदर नहीं बैठे, ये या जेल में होते थे या ये कहीं और होते थे। इन्होंने आज तक पता नहीं है कि वहाँ बैठ के जब वो आबिद शेर अली और वो सब की बातें सुननी पड़ेगी ना, तो मेरे जेहन में आ रहा है जब ये बैठे होंगे तो क्या माहौल होगा। पहली बात। दूसरा ये कि ये जब इलेक्ट होंगे, आएंगे, जाएंगे, तब की बात है। मगर मैं इनको बहुत ज़्यादा अपनी सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। होनी भी चाहिए, बंदा कह सकता है ये ज़ाहिर है एक ख़तरा तो है ही है। ये इतना पैरानोया है उस हद तक कि प्रेसिडेंसी में इन्होंने बाकायदा उसको किला बना लिया था। वो ऐसे लगता था कि वो एक किला है जो है, वो बाद में बड़ी मुश्किल से वो सारी चीज़ें हटाई गई जो इन्होंने की हुई थी। तो पता नहीं कब आएंगे, कैसे रहेंगे, वो मैं इंटरेस्टेड। मैं आपकी बात करूं, पिस्तौल भी साथ रख के गोल्डन पिस्टल रखे सदर पिस्तौल, तो वो देखेंगे जब कि वो है। मेरा ख्याल है उसके पीछे शायद यही है कि पिछली दफ़ा 2008 में इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ सके थे, उस वक्त डिग्री का इशू था, तो वो इसीलिए प्रेसिडेंशियल रूट किया, वरना तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते अगर उनका बस चलता। तो वो समझते हैं कि यहाँ आने के साथ बतौर अगर आप पार्लियामेंटेरियन हो तो आपकी वक़्त थोड़ी सी ज़्यादा होती है। आपको जो है ना कोई अगर अंदर कर दे, अगर वो दोबारा ईंट की ईंट बजाने का कोई नतीजा निकला है आज, तो वो एज एन अगर आप पार्लियामेंटेरियन हो तो आपकी ज़रा वक़्त ज़्यादा होती है, प्रोटेक्शन वो समझते हैं शायद ज़्यादा हो। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल मेरे ख्याल में ये है कि वो जो एक स्मोक स्क्रीन, एक धुएं की दीवार खींची गई थी कि जनाब बिलावल साहब आगे कर दिए गए थे, वो बिलावल साहब को फिर वापस खींच लिया उन्होंने। जाहिर है अब्बा आएंगे तो उस बेचारे की वो जो ये हमें ये कहा गया था कि आप बिलावल चलाएंगे, एक फसाड क्रिएट किया गया था, वो होंगे, वो तो नहीं रहेगा। अब तो अब्बा खुद बैठ के देखते रहेंगे, तो लिहाजा उस बेचारे की सियासत तो बीच में चली। बाकी उन्होंने आज जो है बातें बड़ी मजेदार की। क्विकली मैं दो चार के कहना चाहूँगा। एक तो ये कि मियाँ साहब नवाज शरीफ नून लीग को जो उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत है ये आप जीते नहीं थे, ये हमारी अमानत थी, ये हमने आपको दी। ये क्या बात? अब इसका मैं सोच रहा था कि क्या है कि ऐसी ज़बरदस्त अमानत है कि पंजाब में इस वक्त सूरत हाल ये है कि बड़ी बातें तो कर रहे थे, उनके पूरे 148 के सीटों में से 2 सीटें हैं। एक रहीम यार खान में मखदूम अहमद महमूद के बेटे की है और एक रब्बानी खर साहब है। ये दोनों अपने तई मजबूत लोग हैं, अपनी ताकत की वजह से, पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं जीते हुए। पूरे पंजाब में एक सीट भी पीपल्स पार्टी के नाम पे नहीं है।
और ये अमानत इन्होंने दी है नवाज शरीफ को, तो मैं सोच रहा वो भी हंस रहे होंगे, तो मुझे भी हंसी आ रही है। दूसरा उन्होंने ये जो कहना है, चौधरी निसार साहब ने जो शोशा छेड़ा है कि जुडिशरी का नैब का हेड हो, मैं समझता हूँ बड़ी जितनी उसमें से सबसे जितने भी सोल्यूशन आएंगे इन्होंने शोशा बनाया। मैं समझता हूँ जितने भी नैब के हवाले से तजावीज़ आई हैं सबसे अच्छी तजवीज़ ही यही है, क्योंकि ये उन्होंने कहा अगर ये हो भी गया तो ये फिर पार्लियामान के पास वापस आना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि वो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी जिस तरह आगे कंट्रोल्ड है तो वो दोबारा रखना चाह रहे हैं कि वो पार्लियामेंट्री आगे इस पार्लियामानी जमहूरियत का जो सत्यानाश कर दिया हुआ है, रिग कर दी हुई है, तो अगर कोई दरमियान में चांस मिला है कोई जेन्युइन इंसाफ का तो वो भी उन्होंने टोटली बंद कर दिया। आखिरी बात जो है, लंबी बातें और भी हर जुमले पे उन पर तकरीर की जा सकती है, दो चार जो मैं सोच रहा था कि वो कि जी जनाब वो अब अपने केसेस का उन्होंने कहा कि जनाब मेरे पे सारे केसेस तो वो थे, एक रह गया उसको खोलें, भुट्टो साहब वाला। तो वो बाबर अवान के वाले से तो ये बताएंगे, मैं इनको छेड़ रहा था कि वो वाला है, पर मैं सोच रहा था कि आम ये तासुर दिया जाता है कि जिस तरह ये कोर्ट से बाकायदा कोई केसेस नहीं थे निकले, लोगों को भूल जाता है ये कि जनाब ये उन केसेस में इसलिए छुटते रहे कि किसी जगह फाइलें गायब हो गई थी, जेम्स बॉन्ड जेनीवा चले गए थे, जेम्स बॉन्ड लंदन से जेनीवा गए थे, वो चले गए थे। ज्यादातर जो केसेस में अपने दौरे हुकूमत में सहारी शहादतें एविडेंस किस जगह जला दिए, घुमा दिए, और उस वजह से ये केसेस में यहाँ होते रहे या वो स्विट्जरलैंड में वो जो सिलसिले होते रहे। तो ये नहीं है कि ये कहें कि जनाब हमारे खिलाफ कोई केस, ये जो अक्सर सुना जाता है कोई केस साबित नहीं हुआ, वो जनाब साबित कहाँ से होना था, वो उसकी सारों की बैकग्राउंड है। बट फाइनली मेरा ये है कि ये मैं कहता रहता हूँ कि ये जो डरने की जो देते हैं ना कि यूं कर दें, खुदा के लिए एक दफा एक अदा कर दें, एक धरना दे दें। वो बिलावल साहब भी अब कह रहे थे सियासी लॉन्ग मार्च, पता नहीं क्या लॉन्ग मार्च धरना, वो एक जुलूस है भाई पंजाब में, एक तो निकाल के दिखा दें, धमकी ना दें, एक निकाल दें, 8 साल बाद एक निकाल दें। बिल्कुल ठीक। जिस तरह से जुडिशरी के हवाले से आपने बात की, क्लास बाबर अवान साहब की बात तो आमिर साहब ने खुद ही छेड़ दी है, उसका जवाब तो हम आपसे लेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज मैंने भी देखी, जरदारी साहब के बारे में कहा जाता है बड़ी नफीसुली बात करते हैं, मसलहताना तरीके से बात करते हैं, उनके अंदाज़े तकरीर को आज आपने कैसा पाया? तकरीर से ज़्यादा मेरा ख्याल है जो उन्होंने आज अनाउंसमेंट्स किए ना, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू की ज़रूरत है। जो उन्होंने कहा जी कि मैं खुद भी आ रहा हूँ और अपने बरखुरदार को भी ला रहा हूँ, और आमिर भी कह रहे थे अब्बा की बात, अब्बा से मुझे ना गुलाम मुस्तफ़ा याद आ गई, फिल्म इंडियन फिल्म है और मेरी बड़ी उसके फेवरेट एक्टर है नाना पाटेकर, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें किरदार है वो अब्बा का किरदार है, वो जो देख लें तो मुझे अब्बा से तो वो नाना पाटेकर के जो उस फिल्म में अब्बा बने हुए परेश रावल, क्या नाम है इनका, मेरे बड़े फेवरेट हैं, वो बने हुए अब्बा का, तो अब्बा से तो मुझे वो याद आ गया, नाना पाटेकर और उनका अब्बा याद आ गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मूव है जो जरदारी साहब ने की है, इसको थोड़ी सी डिस्कशन की, इसको सीरियस मेरे ज़राए कह रहे, खबर दे रहा हूँ, जरदारी साहब इस दफ़ा जो गेम खेल रहे हैं उनको हक है, जैसे आमिर ने कहा ही इज़ ए पॉलिटिशियन, वो गेम खेलें अपनी, वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, वो इस दफ़ा बिल्कुल डैम सीरियस हैं। अब सदारत उन्होंने नहीं लेनी, अब की दफ़ा उन्होंने वज़ीर आगे आज़म बनना है। हाँ। बिलावल वाला वही है, वो दिखावा बिलावल का करते हैं, पीछे से अब्बा निकल आता है, पीछे से अब्बा निकल आते हैं, पीछे से बच्चा दिखा के ना पीछे से आप अब्बा निकल आता है। बिलावल का सबको पता था कि अभी उसकी उम्र नहीं है, 35 किसी और की टांग नहीं खींची गई, आज बिलावल की टांग खींची गई। अच्छा जी, तो लिहाजा वो पीछे से अब्बा हजूर हैं, अब्बा हजूर ने बेटे को दिखा के तो पीछे वो मुझे, बल्कि वो आप फिर कहेंगे तरगनेफ का फादर एंड सन याद आ रहा है, नावल बड़ा खूबसूरत रशियन जो है, फादर एंड सन का बड़ा एक खूबसूरत एक डेलिकेट रिलेशनशिप होता है। होता ये है ज़िंदगी में जो मैंने देखा है, मैं फिर कहेंगे फिल्मों के हवाले दे रहा हूँ, उस ब्रेव हार्ट में भी जो एक लोकल सरदार होते हैं वो अपने बेटे के लिए कोशिश कर रहा होता है कि इसको भी मकाम मिल जाए, उसको ले। दुनिया भर में जो बड़े लोग होते हैं अपने बच्चों को आगे कर रहे होते हैं कि इनको बेनिफिट्स हो रहे हैं, यहाँ पे उल्टा सिस्टम में देख रहा हूँ, बेचारे बिलावल को दिखा के अब्बा हजूर जो हैं वो अपने फायदे उठा रहे हैं सारे के सारे। अब सबको पता था कि बिलावल वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, कि उसके 35 ईयर एज नहीं है, या तो कानून में चेंजेस करवाएं। अब्बा हजूर अब वो पार्लियामेंट खुद आ रहे हैं कि मैं आऊँगा और खुद पॉलिटिक्स को चलाऊँगा। मैंने कहा मेरी तलाश है कि जरदारी साहब नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो खुद वज़ीर आज़म के तौर पर, कैंडिडेट के तौर पर सामने आएंगे। ये बात अगरचे साफ ज़ाहिर है
मेरे दोस्त ये यूसुफ गिलानी साहब को नहीं पसंद आएगी, राजा परवेज साहब को नहीं आएगी, कुछ और लोगों को भी नहीं आएगी। अब मेरा ख्याल ब्रेक पे जाना है। बिल्कुल क्लास ऑफ ब्रेक लेनी बड़ी जरूरी है। मैं जरा थोड़ा सा फिर जो आमिर साहब ने सीन खींचा है ना पार्लियामेंट का, तो मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सीन खींचना चाहता हूँ। जब ये अपोजिशन लीडर बनेंगे और इसकी सदारत करेंगे आसिफ अली जरदारी साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, और वहां पे जो उन हजारों की तादाद में ऑडिट पैरे आए हैं जो 5 साल पीपल्स पार्टी के करप्शन के, हमने नहीं बनाए, ये माजरत के साथ पहले जान के मान पा के कहते हैं, जरदारी साहब उन पे क्या क्या फैसले देंगे, उनके दौर की करप्शन, उनके दौर के ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो उस पे बात करते हैं। बिल्कुल एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। आज जो तकारीर की गई उसमें बड़ी मजेदार किस्म की भी और अहम भी बातें की गई हैं, उन पर बात करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आसिफ अली जरदारी की तकरीर के हवाले से बात करें। क्लास साहब, आमिर साहब ने कहा कि पार्लियामेंट में जाएंगे, एक तस्वीर कशी उनकी जानिब से खींची गई। पीएससी में अगर एज अ चेयरमैन ये चले जाएंगे तो उसका क्या रुख होगा, कैसा मंजरनामा होगा, जरा वो आप हमें बताएं। पहले भी पीएससी की जो हालत है वो हम सबके सामने है, बाकी तो हम इमेजिन ही कर सकते हैं कि जरदारी साहब के दौर के ऑडिट पैरे अभी तक वो टेकअप नहीं किया खुर्शीद शाह साहब ने, बड़े घपले उसमें माल बनाए गए। इंटीरियर मिनिस्ट्री की रिपोर्टें पढ़ लें ऑडिट की, कैसे करोड़ों रुपए के लंदन की टिकटें वहाँ खरीदी गई, अपने पीएस को 2-2 करोड़ रुपए के कैश वहाँ से पिंड। अब अंदाज़ा करें। अच्छा, जरदारी साहब ये छोड़ेंगे नहीं बाज़ लोगों को अपनी वजारत में से, ये बता दूँ मैं रीज़न के बहुत सारे जो डाके मारे हैं ना उस दौर के वजीरों ने, जो ऑडिट रिपोर्टों में मेंशन किए हुए हैं, जरदारी साहब को शायद उस वक्त पता नहीं चला होगा क्योंकि वो ऐवान सदर बैठे थे। अब रिपोर्टों का इनको पता चलेगा, अच्छा ये फलां साहब जरा इधर आए, आपने पिंडी से जो फलां ने ज्वेलर की दुकान से जेवरात खरीद के गिफ्ट किए थे, किसको किए थे? जरदारी साहब पूछ सकते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के तौर पर, और जो उसका खुरा है किसी अपने बंदे के पास निकलेगा। तो जो बहुत सारे डाके मारे गए हैं इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने ऑडिट वाले लेके आए हैं, और पर्टिकुलर सीक्रेट फंड से इंटीरियर मिनिस्ट्री के, तो जरदारी साहब बहुत सारे सदमे भी उनको आएंगे कि अच्छा मुझसे बाला मुझसे पूछे बगैर, कोई मतलब हमसे दुआ सलाम किए बगैर ये काम भी हो रहे थे। दैट्स अनदर स्टोरी। ऑन ए सीरियस नोट, मेरा यह ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि जरदारी साहब पार्लियामेंट आएँ। मैं हमेशा से एक बात कहता रहा हूं कि जब तक आप पंजाब से नहीं जीतेंगे आप वजीर आजम नहीं बन सकते। जरदारी साहब के पास बेहतरीन मौका था कि 2013 के इलेक्शन से पहले सराय की सूबा बनाते। ये नवाज शरीफ साहब की पावर उस वक्त तक आप नहीं कंटेर कर सकते, इनको नहीं हरा सकते पंजाब में, जब तक पंजाब में अब 2-3 नए सूबे ना बने, जब तक आप इसको रैशनलाइज ना करें। 148 सीट्स हैं, नवाज शरीफ साहब को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है किसी और सूबे में। 148 सीटों में से 110-15 जीते, खवातीन साथ मिले, 2-4 इधर उधर मिले, आप हुकूमत बना लें। सो पीपल्स पार्टी ने जो उस ब्लंडर मारा था, जो इसके लिए मुश्किल होगा दोबारा रिवाइव करना पंजाब में, कि आपको सराय की सूबा बनाना चाहिए था, आपको यहाँ पे इवन पोठवारी सूबा बनाना चाहिए था, 150 सीटों को आपको 50-50 सीटों पे इनको तकसीम करना चाहिए था, या ज्यादा बना लेते उसको। इसका ये होगा कि अब आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है, पुलिस है, डीएमजी है, आपको चौकीदार से लेकर पटवारी तहसीलदार तक सारी पोस्टिंग ट्रांसफर जो है वो शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब करते हैं। सो वो तब वो पूरे सूबे को कंट्रोल करते हैं, जिसके जरिए थाना कचहरी के जरिए छितर मार के वोट लेते हैं लोगों से। आपने जो तख्त लाहौर है, इससे ये पावर अगर आपने वापस लेनी थी तो पोठवार का चीफ मिनिस्टर अपने बंदे लगाता, आपको सराय की सूबे का अपना लगाता, लिहाजा ये पंजाब जो है सेंट्रल पंजाब तक महदूद रह जाते, जो उनको जीटी रोड का ताना मिलता था। आप इसको किए बगैर नवाज शरीफ साहब को नहीं हरा सकते पे उस पंजाब में लगे रहे जरदारी साहब। लास्टली इनके लिए ऑप्शन क्या है कि अगला इलेक्शन जो है ये इमरान खान के साथ एज अ पोजीशन लीडर लड़े नवाज शरीफ साहब पंजाब में। इनको वो सूट करता है इमरान खान आए और इनको पंजाब में इनको चैलेंज करे, जो कि करेगा, या इनको आसिफ अली जरदारी जैसा एक वीक या कमजोर बंदा वहां पे चैलेंज करे। ये इनको मैरिज ऑफ कन्वीनियंस सूट करके इनको नवाज शरीफ साहब को इनका अगला जो इनका मैच पड़े ना इलेक्शन का, वो इमरान खान से ना पड़े, वो आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी से पड़े। चाहे ये हार भी जाएंगे ना वहां पे, ये सिंध में फिर अपनी हुकूमत बना लेंगे। इसलिए नवाज शरीफ साहब को इमरान खान एज एन अपोजिशन इन पार्लियामेंट, आउटसाइड पार्लियामेंट, पर्टिकुलरली पंजाब, वो सूट नहीं करता। और जरदारी साहब के पास भी अपनी पार्टी को एक ड्रामा करने का आखिरी चांस है जी। वी आर द रियल अपोजिशन। ये बड़ा ड्रामा होगा आपको आने वाले दिनों में। पीपल्स पार्टी और नवाज लीग का लगेगा कि इनसे बड़े जानी दुश्मन क्यों नहीं है। अगला पूरा साल लोगों को यह तस्वीर दिया जाएगा कि हम सबसे बड़ी बिग टफ
और रियल अपोजिशन है। ये जरदारी साहब इसी काम के लिए पार्लियामेंट। चले देखते हैं क्या होता है। अब जरा बात जुडिशरी की तरफ बढ़ते हैं। अभी खबरें आ रही हैं आमिर साहब के सानिया कोयटा कमीशन के हवाले से पीपल्स पार्टी कह रही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आपके दोस्त ये केस लड़ेंगे। एतजाज साहब मेरा दोस्त कह के तो जो है आप मैं कहती थी दुनिया कहती है ये। बाकी मैं अब ये बड़े बड़े और भी ब्राइट आइडियाज़ हो गए। ये एक ब्राइट आइडिया है कि जनाब क्योंकि मेरा ख्याल है पीटीआई उतना अच्छा इस पे काम नहीं कर सकी, ये कमीशन बहुत बड़ा वाक़या हुआ है और उस पर नहीं है, तो वो बिल्कुल एक गुंजाइश है। तो इंटरेस्टिंग मेरे लिए ये होगा कि पहले रऊफ़ क्रासरा उस दिन ये मजाक उड़ा रहे थे कि एतजाज़ साहब जो है ना निसार की उसमें सेनेट से दौड़ गए। निसार साहब भी नहीं आए और इन्होंने भी जो है ना वो एतजाज़ साहब ने भी कोई उनके खिलाफ कोई ऐसी वो नहीं किया। सो अभी दोबारा आमने सामने आ जाएंगे वो नहीं। पर मेरा ज़रूर है ओवरऑल इस सारे में से निकलता क्या है, कुछ भी नहीं निकलता। मैं इसलिए मेरा जो कहना है कि वो असद जरदारी साहब इररेलेवेंट हो चुके हैं, उनके आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक ऐसी चलाकियाँ हैं छोटी छोटी जो है ना वो टार्जन की चलाकियाँ हैं, एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे जंपे मारने वाला काम है कि क्या कर लेंगे। 5 साल हुकूमत में रहे, सारा कुछ इक़्तिदार में था, अपनी तरफ से बड़ी स्ट्रैटेजी लड़ाई हुई थी कि इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, प्रेस को यूँ खरीद लेंगे, यूँ पैसा लगाएंगे, यूँ जीत लेंगे, और सारे फार्मूले फेल हो गए। हुकूमत में रह के नहीं कुछ कर सके यहाँ पे इस्लामाबाद में, तो अभी जो है लीडर ऑफ दी अपोजिशन बन के या अपोजिशन में रह के आसदारी वो अपोजिशन कोई बेनज़ीर भुट्टो तो नहीं है कि वो अपोजिशन में जाके चमक जाएंगी। वो इतने स्केलेटन्स हैं कि जवाब देते देते ही तो कोई 10 साल गुजर जाएंगे। वो तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रही है। मगर मैं ये समझता हूँ पीटीआई का इस पर फ़ायदा है। पहली तो शायद ये इमरान खान साहब जो कि पार्लियामेंट में आना अपनी तौहीन समझते हैं, शायद इनको देख के उनको कुछ ख्याल आ जाए तो वो एक तो आ जाए। शायद हो सकता है पीटीआई के लिए जो इमेज बनता है ना, उनकी जो क्लासिकल पॉलिटिक्स का जो मेन प्लैंक ये रहा है कि मुकबका की पॉलिटिक्स पिछले 25 साल से ये जो है ना पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के 25-30 साल से हुकूमत कर रहे हैं, तो वो असद जरदारी के स्क्रीन के हटने से बिलावल के इमेज से वो डाइल्यूट हो गया था। अभी दोबारा नवाज शरीफ साहब और असद जरदारी जब इकट्ठे होंगे नजर आएंगे फोटो ऑप में, तो पीटीआई के लोग ना वो दोबारा उनकी रिवाइवल होगा। पीटीआई के लिए चांस है, प्रोवाइडेड के उसको कैश इन कर सके, प्रोवाइडेड के वो पार्लियामेंट में आए, प्रोवाइडेड के उनकी कोई अकल आ जाए। ठीक है, बिल्कुल। इस पे आप क्या कहेंगे? और मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले मैं जानना, इस तरह नहीं है सर, इस तरह नहीं है प्लान कुछ और है जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब को। चलें ब्रेक लें। ब्रेक पे मुझे चंद सेकंड्स के बाद जाना है। क्लास साहब मुझे ये सिर्फ बता दें कि चीफ जस्टिस के हवाले से, बिल्कुल प्लान तो हम जानेंगे, जो चीफ जस्टिस के हवाले से जरदारी साहब ने बात की, हम पुराने चीफ जस्टिस जैसा चीफ जस्टिस नहीं आने देंगे, तब क्या मसला था? इफ्तिखार चौधरी साहब, मेरी तो बड़ी बेस्ट ओपिनियन है उनके हक में, जैसे तैसे भी थे ना। इफ्तिखार चौधरी साहब ने इन सियासतदानों, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, जकूटा जिन्नू, उन्होंने यहाँ पे इनके दिल में खौफ डाल दिया था। इनके पाँव कांपते थे, थरथरे थे। मैंने कई दफ़ा मैं तो जाता था, रिपोर्टिंग भी करता रहा हूँ, बहुत सारे स्कैंडल में मुझे भी बुला लिया गया था, पेश भी होता रहा हूँ मैं। एक जज आपको ऐसा चाहिए, ये आम लोगों के साथ डील नहीं कर रहे आप। ये जिन पे मतलब ये पता मुल्क के वज़ीर आज़म पे नैब के केसेस हों, अपोजिशन लीडर पे नैब के केसेस हो, जो नया ग्लैडिएटर ऑफ पीपल्स पार्टी लॉन्च कर रही है दोबारा अपना जरदारी साहब, उन पे केसेस हैं। मुझे ये समझाएं कि जिनके इतने अरबों रुपए के स्टेक्स हैं, वो इतनी आसानी से आपको जुडिशरी को इंसाफ करने देंगे? ना आम लोग हैं, ना आम सिचुएशन है, माफिया है पूरा। इस तरह के सियासतदान और इस तरह की ब्यूरोक्रेसी को डील करने के लिए ना आपको इफ्तिखार चौधरी साहब जैसा बंदा चाहिए होता है, ताकतवर जज आपको चाहिए। ये सोसाइटी को इन्होंने रिग्ड कर लिया, जो आमिर कहते हैं, हर चीज खरीद ली हो भाई, नैब चेयरमैन खरीद लिए, FIA खरीद ली, FBR, EC, भाई आपकी ECP आपने उसको मैनेज कर लिया है। कोई रास्ता आपने छोड़ा नहीं है जहां से कोई आपके खिलाफ कोई शिकायत की जाए, आपके खिलाफ छोटी सी कार्रवाई की जाए। सो आपको इफ्तिखार चौधरी जैसा जज बिल्कुल चाहिए। ठीक है। अगेन मतलब उसमें जो उनके साथ जो ज्यादती की मेरे ख्याल अरसलान ने की कि बेटे उसको नहीं इस तरह की ना चीजें आनी देनी चाहिए थी। अगर लोग कहते हैं वन साइडेड भी उनका अगर एहसाब कर रहा था, चले किसी का कर रहा था। मुझे याद आ रहा है उनका ये आरशेर कौस जी का एक कॉलम याद आ रहा है। मुझे ब्रेक पे जाना है अभी, जरा ब्रेक से वापस आके बात करते हैं। बिल्कुल ब्रेक से वापस आके बात करते हैं। जो प्लान्स के हवाले से बात की है वो तो डिस्कस करेंगे, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नासिर जंजुआ साहब, उन्होंने पाकिस्तानी सहाफियों को एक अहम ब्रीफिंग के लिए बुलाया था। उस ब्रीफिंग में क्या हुआ वो भी जरा जानने की कोशिश करेंगे हमारे साथ। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। एनएसए मीटिंग के हवाले से तो आपको अपडेट करेंगे और क्लासेस साहब से अपडेट लेंगे, लेकिन क्लासेस साहब अभी डीजी पासपोर्ट स्कैंडल के हवाले से अगर हम बात करते हैं, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात की कि उन्होंने बेसाबकियां मंजर-ए-आम पर आने पर कॉन्ट्रैक्ट रोक दिया गया था। ये बेसाबकियां थी क्या और ये स्कैंडल आखिर है क्या, हकीकत क्या है स्कैंडल की? ये मेरे दोस्त और मेरे बड़े पसंदीदा सियासतदान हैं चौधरी निसार अली खान साहब, उनकी वजारत का है। और क्योंकि चौधरी साहब ये पिछले 3.5 साल से मुसलसल पीपल्स पार्टी को कहते रहे हैं जी, वो पीपल्स पार्टी के जो पिछले वज़ीर थे उनके दौर में बड़े गलत काम किए हुए थे, बड़ी उसमें इरेगुलरिटी, जिनमें बहुत सारी चीज़ें सच्ची भी थी, क्योंकि चौधरी निसार अली खान साहब कह रहे थे, उनसे बेहतर कौन जान सकता है। उनकी बातों से ये लगता था कि उनकी वजारत में कोई गलत काम नहीं होता, हो ही नहीं रहा। और चौधरी निसार अली खान साहब पे आपको पता है, मैं और आमिर हमेशा कहते रहते हैं, माँ उन पर तनकीद भी करते हैं, लेकिन कम से कम चौधरी साहब अपनी ज़ात पे कभी कोई एक आने का सो फार हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है हम कह सकें जी चौधरी साहब की ज़ात जो है इन्होंने कोई चाय के प्याले भी इधर से उधर रख दियो। अगेन ही इज़ ए क्लीन पॉलिटिशियन। उनकी बाकी चीज़ों पे एतराज़ात भी होते रहते हैं, जैसे कोयटा कमीशन पे हमने किया, बाकी उनकी तकरीरों पे लोग बिजी डू नथिंग वाले स्टाइल पे किया, लंबी लंबी उनकी गुफ्तगू एक्शन बिल्कुल ना होना, हम उन पर तनकीद करते रहते हैं, वो भी डाइजेस्ट करते हैं हमें ये। लेकिन अब एक स्कैंडल सामने आया है, ये अल्लाह के फजल, ये देखें, ये कोई एक पेज भी नहीं है, ये पूरा स्कैंडल है, सैकड़ों, ये पूरा स्कैंडल है। ये चौधरी साहब की वजारत का इसलिए है कि इन्होंने ही लगाया था ये जो यहाँ पे पासपोर्ट का आपका डायरेक्टोरेट है, ये डायरेक्ट इसको कहते हैं झेली इदारा जो कहते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के, लिहाजा इसके जो एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन है पासपोर्ट ऑफिस के, वो चौधरी साहब का क्रेडिट होगा या उन्हीं के डिसक्रेडिट होगा। इसलिए भी चौधरी साहब का इसमें आ रहा है कि ये जो मौजूदा डीजी साहब हैं, जो मुझे बताया गया है उस्मान अख्तर बाजवा साहब, ये चौधरी निसार अली खान साहब ही लेके आए थे। अगर यूजली तो फवाद साहब करते थे सारी चीज़ें, लेकिन इस मामले में चौधरी साहब जो है वो बाजवा साहब को अच्छा ऑफिसर समझ के वो लेके आए थे। स्टोरी कुछ यूँ बनती है और चौधरी साहब के नॉलेज में सारी डिटेल्स हैं, ये भी बता दूं। ये नहीं कहा जा सकता कि उनको मालूम नहीं, उन्हें ये नहीं होगा कि हमारे शो से पता चलेगा, नहीं, उनको पहले भी उनके नोटिस में सारी चीज़ें हैं। सो ऑलरेडी ही नोज के स्कैंडल बड़ा, ये मुख्तसर से मैं लफ्ज़ों में समझा दूं आपको। स्कैंडल कुछ इस तरह के 2-3 महीने पहले एक यहाँ पे इन्होंने एक कंट्रैक्ट का एक इश्तिहार दिया, इन्होंने डीजी पासपोर्ट ऑफिस ने, उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पे वो कहते ई पासपोर्ट्स जो है ना, हम वो शुरू करना चाहते हैं, ई पासपोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट, और कुछ आने वाले सालों में ये बंद हो जाएंगे, आपको वीजे नहीं देंगे यूरोपियन दुनिया भर में मशीन रीडिंग पासपोर्ट चाहिए, मशीन रीडिंग पासपोर्ट। इसके लिए इन्होंने बिडिंग मांगी, इन्होंने कंट्रैक्ट इन्होंने ऑफर किया, उस पर अब एक पटिशन फाइल की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जज साहब जो है मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं, इनके सामने केस पेश हुआ। इसमें बड़े इंतहाई शदीद और संगीन नवियत के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जो उसमें कंटेंडर थे जो बोली में शामिल थे। उस बोली के साथ हुआ क्या है, और ज़्यादा इल्ज़ामात जो हैं वो उस्मान अख्तर बाजवा साहब पे लगे हैं, डीजी पासपोर्ट पे, और इनकी जो टेक्निकल कमेटी थी जो 5 मेंबरान पे थी, इन्हीं के अफसरन थे, उन पे इल्ज़ामात लगे हैं। उसमें उन्होंने ये कहा है, ये प्रोसेस ये होता है कि जब आप बिड्स मांगते हैं, 2 किस्म की बिड्स आपको दी जाती हैं, एक टेक्निकल बिड होती है, एक फाइनेंशियल बिड्स होती हैं। इनके नंबर्स भी अलग-अलग होते हैं। टेक्निकल के 700 होते हैं जो स्पेसिफिकेशन देते हैं कि मुझे ये गिलास मैंने अगर ख़रीदना है तो गिलास की शक्ल ऐसी होनी चाहिए, इसका अगर नीचे ऐसे हो ऊपर हो, जो आपको ज़रूरियात, उसको टेक्निकल बिड कहते हैं। उसके बाद होते हैं फाइनेंशियल बिड्स के, ये जो गिलास है स्पेसिफिकेशन तो आप मीट कर रहे हैं कि इतना ही होगा, ये इसमें मटीरियल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम इसको चार्ज कितना करेंगे, वो होते हैं आपके फाइनेंशियल बिड, वो 300 नंबर्स होती हैं। अच्छा, इसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि जो पार्टी जो बिड करती होती हैं, जब आपकी टेक्निकल बिड्स खोली जाएं, उसी वक्त इन तमाम का जो बिडर्स होते हैं मौजूद होना ज़रूरी होता है, सील होनी चाहिए, उन्हीं के सामने खोली जाए कि किस किस की टेक्निकल बिड क्या है और कौन स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा है, और उसकी स्कोरिंग भी की जाती है, नंबरिंग, ठीक है, कि ये जो आपके यहाँ 700 में से किस किस को कितने मिलेंगे नंबर्स जो हैं, ये सारी चीज़ें उनके सामने होती हैं। यहाँ से स्कैंडल शुरू हुआ है सर। जब उस दिन इनको बुलाया गया, अभी की बात है दिसंबर की, इसके स्टार्ट की, जब बुलाया गया है और बिड्स खोली गई हैं, पता ये चला है कि जिस कंपनी को इल्ज़ाम लग रहा है कि डीजी पासपोर्ट और उनकी टेक्निकल टीम ने, जो इसमें पटिशन में इल्ज़ाम लगाया गया है, इन्होंने फेवर करनी थी, उसकी बिड्स डब्बे ओपन थे सर, जिस पे वो जो कंपनी है जो इनके खिलाफ गई है उसमें अदालत में, उसके लोग थे, उन्होंने रोला डाल दिया, उन्होंने कहा ये तो आप सबसे ज़्यादा ज्यादती कर रहे हैं, ये तो इस तरह हो ही नहीं सकता कि कोई टेक्निकल बिड्स हैं, आप डब्बों में, ये देखे तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको कि खुले हुए हैं, उस पर उन्होंने रोला डाल दिया कि जनाब इसका मतलब तो ये है कि आप पूरे प्रोसेस को आप इसको फॉलो नहीं कर रहे। खैर वहाँ पे भी रोला वगैरह जो पढ़ना था पढ़ गया। इंटरेस्टिंग चीज़ थी, उसके बाद जब फाइनेंशियल बिड्स आनी थी,
एक तो इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया अपनी पिटीशन में कि इन्होंने जो वो बनाया था, इन्होंने स्पेसिफिकेशन बताई, इन्होंने बनाई थी, उसमें इश्तिहार में दी थी, वो पर्टिकुलर टिल्ट कर रही थी उसी कंपनी को जिसकी बिड जो सामने देखे खुली हुई थी, जिसके डिब्बे खुले हुए थे। ये उनका इल्ज़ाम है, हम नहीं लगा रहे, जो पिटीशन में कहा गया कि इनके ये डब्बे वगैरह, और ये तस्वीरें सारी वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश भी की गई हैं। ये वहीं से पूरी ये डॉक्यूमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हम निकलवा के लाए हैं, सारी की सारी फाइल जो है वहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें की। इसके बाद इंटरेस्टिंग काम हुआ, अब फाइनेंशियल बिड्स पे आना था। इन्होंने क्या काम किया, जो इल्ज़ाम लग रहा है डीजी पासपोर्ट पे और उनकी टीम पे, इन्होंने जो पार्टी थी जिसके डब्बे भी खुले हुए थे, इन्होंने उनको जो नंबर्स हैं टेक्निकल के, होता ये है कि जिसके टेक्निकल में 700 नंबर है, टेक्निकल में अगर आप किसी पार्टी को ज्यादा नंबर दे दें तो फाइनेंशियल बिड्स में अगर 300 में से 150 भी दे दें, 700 में से अगर किसी को 600 दे दें आप, और टेक्निकल में और फाइनेंशियल में 150 ही दे दें, तो वो तो साफ स्कोर कर जाएगा 1000 के करीब, वो 800 या 850 के करीब चला जाएगा। अगर उसकी फाइनेंशियल बिड महंगी भी है, आप कहेंगे देखें जी हम क्या करें, इसके ओवरऑल टोटल स्कोर जो है ना वो ज्यादा है, ये टेक्निकल थोड़ा सा फ्रॉड है, जिस तरह के फ्रॉड, मतलब पंजाब पे सीटें जीत के नेशनल असेंबली में ये बात अब उन्होंने क्या किया, इल्जाम लगाते हैं। क्लास अब ब्रेक ना ले लें जल्दी से, एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये जानेंगे इसके अंदर मजीद क्या बेज़ाब्तियां सामने आई हैं जो कि पिटीशन में बाकायदा तौर पे दर्ज की गई हैं। ब्रेक लेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस सब मजीद कौन सी ऐसी बेज़ाब्तियां जो कि इस पिटीशन में दर्ज की गई हैं, और हमेशा हर स्कैंडल ब्रेक करते हुए हम ये बात करते हैं जिसके बारे में या जिस चीज़ के हवाले से की जा रही होती है उसको पॉइंट ऑफ व्यू भी कुछ आ जाता है। डीजी पासपोर्ट का कोई पॉइंट ऑफ व्यू आया? जी बिल्कुल, मेरी उस्मान अख्तर बाजवा साहब से बात हुई थी, बड़ी तफसील से बात हुई है और उनसे सारे सवाल भी किए, उन्होंने उनके जवाब भी दिए हैं। वो मुझे थोड़ा याद दिलाइएगा, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूर शामिल करेंगे। वैसे तो हेडर्स में भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है। इसमें जो उन पर इल्ज़ामात लगाए गए पिटीशन में, एक और बड़ा वो है उसमें संगीन है। उन्होंने कहा जनाब कि बेसिकली होता यह है कि आपको टेक्निकल जो स्कोर है वो बताया जाता है पार्टीज़ को कि आपके ये स्कोर्स हैं। कहते वो नहीं बताया कि जिसकी उन्होंने लेटर्स भी लिखे हैं, इनको टेक्निकल कमेटी के मेंबरान को भी लिखे, डीजी पासपोर्ट को भी लिखे, और जब उन्हें यह पता चला कि हमारी नहीं सुनी जा रही इस कंपनी को जो पिटीशन में गई है, इन्होंने चौधरी सादिक खान साहब को भी लेटर लिखे, इन्होंने सेक्रेटरी इंटीरियर को भी लेटर लिखे, बिल्कुल खामोशी, बिल्कुल चुप, कोई वहां से कोई जवाब उनको नहीं है। सो इनका जो इसमें इल्ज़ाम थे, एक और बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई है जहां से सारा प्रोसेस जो है वो लगता है एक मेलाफाइडी है। वो कहते हैं कि 2 कंपनीज तो ऐसी थी जिनकी टेक्निकल जो उनकी असेसमेंट थी या रिपोर्ट थी, उनकी टेक्निकल उनकी स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट एक जैसी थी, लेकिन एक को नंबर दे दिए 690। अब जिससे ये कंपनी को ये अवार्ड कर रहे थे 700 में से उसको 690 दे दिए। जो दूसरी उनके साथ कंपीट कर रही थी, एक को 545, दूसरे को 540, 700 में से ऑलमोस्ट वो कहते हैं स्पेसिफिकेशन तकरीबन सेम है, क्योंकि मशीनरी तकरीबन एक आनी है। जिस मशीनरी पे ये बनने हैं ई पासपोर्ट, वो तो एक जैसी आनी है। वो दुनिया भर में आपके 1-2 मैन्युफैक्चरर्स है ना जो बनाते हैं, एक को वो कहते हैं 690 दे दिए। अब अंदाजा करें 700 में से 690 दे दिए गए। अब आपने फाइनेंशियल बिड्स, अब इसमें स्कैंडल कहां पे आया है, उन्होंने जो बिड की है जिस पे इनको, अगर वो तो वो कहते हैं उस्मान बाजवा साहब के अभी हमने अवार्ड नहीं किया क्योंकि ये कोर्ट ने रोक दिया उनको। अब इसमें 8 करोड़ रुपए का डिफरेंस है इस बिड में। जो लोएस्ट बिडर था जो ये पिट रहा है कि मेरी स्पेसिफिकेशन इनसे मीट करती हैं, जो पिटिशनर गए हैं कोर्ट में, वो उन्होंने 8 करोड़ रुपए कम, उन्होंने लेस बिड किया। ये स्कैंडल है। 8 करोड़ कम दिए उसके बावजूद नहीं मिला। जिसने 8 करोड़ रुपए आके हायर बिड किया है कि हम ये चीज जो है आपको इतनी महंगी देंगे, उससे कम 8 करोड़ रुपए पे दूसरी पार्टी ने बिड किया था। फाइनेंशियल प्रपोजल की जो बात कर रहा हूं, वो ये कहते हैं कि हमारी फाइनेंशियल प्रपोजल जो है ये कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं। बल्कि अदालत को उन्होंने एक और बात की पिटिशनर ने, उन्होंने कहा सर आप हमें छोड़ें, आप इन पे डीजी पासपोर्ट पे हम नहीं एतबार करते, ये हमारे पे नहीं करते, आप अपनी टेक्निकल एक एवेल्युएशन कमेटी बना ले अदालत, ठीक है, वो बैठ के इन तमाम बिड्स की टेक्निकल एवेल्युएशन जो पड़ी हुई है इनको खुद एवेल्युएट कर ले, उसके बाद बिडिंग प्रोसेस खुद फैसला कर ले कि ये अवार्ड किसको मिलना चाहते हैं। सो ये जो पार्टी गई है वहां पे अदालत में, ये कहती है कि हमारी स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है, उनकी बिडिंग जो है वो 8 करोड़ रुपए कम है, उसके बावजूद आप उस पार्टी को दे रहे हैं कि जिनको जो आपसे 8 करोड़ रुपया ज्यादा है। सो इसमें जो घपला आ रहा है वो 8 करोड़ रुपए का है, जिसके लिए सारी ये तकलीफ की गई, सब कुछ किया गया है। सो एक इसमें लंबी चार्जशीट और दुख होता है कि आप कुछ भी करते रहें, इन्हें पता है मीडिया एक्टिव है, अदालतें देख रही हैं, फिर भी हमारे दोस्त है ना जो ब्यूरोक्रेट,
वो दिन उन्हें पता है कि वजीर आजम से लेके अपोजिशन लीडर तक, सियासतदान, सिविल मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, किसी का कुछ नहीं हो सकता। हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये मेरा ख्याल है बड़ी खूबसूरत बात की है उन्होंने अपनी पिटीशन में कि कोर्ट को चाहिए एक टेक्निकल एवेल्युएशन कमेटी बना लें, बना के वही जायजा ले रहे जो बात इन्होंने की है। इन्होंने कहा जनाब जो 5 लोग हैं इसके न डीजी पासपोर्ट की टेक्निकल टीम, हम उन पर ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि उसमें बहुत सारा लिस्ट किया कि इन्होंने कैसे कैसे इरेगुलरिटीज की हैं। आप अपनी टीम बनाएं, अपने लोग बुला लें, उनको चेक करवा लें और हमारी बिडिंग भी सामने रख लें। अब अगर फैसले मतलब ब्यूरोक्रेसी किसी दौर में बड़ी ऑनरेबल लोग होते थे, कोई इस तरह की हरकतें नहीं होने देते थे कि ओपन प्रोसेस है। अच्छा आपको पता है कि ये चीजें एक्सपोज हो जाएंगी, सामने आ जाएंगी, लोग अदालत में चले जाते, आप इतने बहादुर हैं, आप फिर भी नहीं डरते। अब मैं आता उस्मान बाजवा साहब से, मेरी उनसे बात हुई। उस्मान बाजवा साहब ने उन्होंने बड़ा क्लियर कहा, पहले उन्होंने ये तमाम इल्ज़ाम जो हैं गलत हैं, झूठे हैं और ये सब कुछ उन्होंने यहाँ भी कहा कि जो पार्टी गई है अदालत में वो हमें ब्लैकमेल कर रही है। उनका ये कहना था कि पिछली इसी पार्टी को 1-1.5 महीना पहले है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जीता है, उस वक्त इन्होंने रोला नहीं डाला था। ये हमें हमारे जो वो हैं एक तरह ईमेल्स करके हमें उसमें थ्रेट भी कर रहे हैं, हमें ये आके हरास भी कर रहे हैं। जो लेटर लिखे थे ना उन्होंने इनको कि जनाब कि आपने फलां फलां इरेगुलरिटीज़ की हैं, गलत कर रही हैं, या जो उन्होंने चौधरी निसार अली खान को लेटर लिखे, सेक्रेटरी इंटीरियर को लिखे, उनका ये कहना था कि जनाब इन्होंने जो हमारे साथ जो है ना हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। डीजी पासपोर्ट साहब का कहना था, अख्तर बाजवा साहब का, कि हमने सारा अमल जो है बहुत शफाफ अंदाज में किया है। और हाँ ये भी उन्होंने बात मानी, तस्लीम की, कंफर्म की कि अदालत ने हमें आर्जी तौर पर ठेके देने से उन्होंने रोक दिया है। जब मैंने पूछा जी आपके खिलाफ कंप्लेंट भी गई थी चौधरी निसार अली खान साहब को, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल चौधरी साहब को हमने रिपोर्ट भिजवा दी है। सो ये है उसमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही था। उन्होंने कहा जनाब कि हमारी तरफ से कोई गलतियां नहीं हुई, हम बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, प्रोसेस ठीक है, लेकिन इनकी इस प्लीज है। अच्छा वो भी ये उन्होंने कहा कि हम अपना तफसीली जवाब जो है ना वो अदालत में हम पेश करने वाले हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे लिए थोड़ी सी है, मैं अब चौधरी निसार अली खान साहब पे आता हूँ 1 मिनट में, फिर आमिर साहब से व्यू लें। मान लेते हैं कि उस्मान अख्तर बाजवा साहब सब कुछ सच कह रहे हैं, मान लेते हैं कि कोई इरेगुलरिटीज नहीं हुई, मान लेते हैं कि कोई वहां पे गलत काम नहीं हुआ, सब शफाफ हुआ, सब शफाफ हुआ। जब चौधरी निसार अली खान को इंटरनेशनल बिल्डर है, ये कोई आम लोग नहीं है, ये गोरे थे वहां पे, ये ज़हन में रखें, ये गोरे लोग थे जो बैठे हुए थे जिनके सामने प्रोसेस हुआ है। उन्होंने बड़ा एक डिटेल के साथ ये चौधरी साहब को लेटर ये पढ़ा मेरे पास, ये चौधरी निसार अली खान साहब को तकरीबन उन्होंने 4-5 पेजेस का उन्हीं गोरू ने लेटर लिखा है और अपने क्रेडेंशियल्स बताए हैं कि हमने हुकूमत पाकिस्तान के साथ कब से ये लेटर चल रहे स्क्रीन पे, हम कब से आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं, दुनिया के कितने बड़े ममालिक जो हैं उनके साथ बिजनेसेस किए हैं। वो कहते हैं इस तरह का प्रोसेस बिडिंग का हमने जिंदगी भर नहीं देखा जिस तरह के यहाँ पे ये डीजी पासपोर्ट ऑफिस में हमारे साथ किया गया। मेरा एक और दुख है, चौधरी साहब रोना तो बड़ा रोते हैं ना पीपल्स पार्टी दौर करप्शन का, और ठीक रोते हैं, हजूर थोड़ी सी करेज दिखाते। ये सारे का सारा आपको लेटर लिखा गया था, जिम्मेदार लोग थे, बिडर थे, जीतते रहे, 8 करोड़ रुपए का फायदा ही हो रहा था ना। आप बुलवा लेते, एक इजलास रख लेते, आप एक काम करते, इनको भी बुला लेते, तीनों बिडर्स को बुला लेते, डीजी पासपोर्ट को बुला लेते, इन 3 ही कंपनीज के नुमाइंदे इनको बुला लेते। 1 घंटे का काम था कि जी बताएं आपके क्या ग्रीवेंसेस हैं, आपके क्या हैं। अगेन चौधरी निसार अली खान साहब चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रहे, पेपरा रूल्स इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप बैठ के वहां पानी का पानी, दूध का दूध कर लेते। आपके पास इतना टाइम भी नहीं है, आपके पास काजी फैज ना ईसा पे तो ये चढ़ाई करने का टाइम है। इस मुल्क के 8 करोड़ रुपए जाय हो रहे हैं, ज्यादा जा रहे हैं। चौधरी निसार अली खान साहब के पास टाइम नहीं है, 2 मिनट लगने थे, इनको मीटिंग बुलानी चाहिए थी, इनको ना बैठना चाहिए था, वहीं पे बैठ के चीजें पढ़ के अब तो ये समझ के फैसला करते। अब अदालत में गई हैं, बदनामी भी हो रही है, इल्जाम भी लग रहे हैं। क्या आप मुख्तसरन क्या कहेंगे आमिर साहब? मैं बाजुओं के खिलाफ तो वैसी बार डरता हूँ बात करते हुए। अच्छा। तो बाकी मैं हैरान इसलिए ज़रूर हुआ हूँ कि चौधरी निसार के बाकी बेताशा इस मिस्ट्री में उनसे काम नहीं चल सका। पर एक उनका जो फेदर इन द कैप था जिसका वो बहुत ज़्यादा ही वेरी प्राउड ऑफ इट, वो ये था कि मैंने पासपोर्ट के मामले में ये कर दिया और बड़ी अच्छी चीज़ इकदाम थे। तो पासपोर्ट में भी ये रखना आ गया है। आई एम श्योर कि उनके पास, क्योंकि वो जो आपने कहा है कि उन्होंने नहीं किया, उनके पास शायद जवाब होगा। हम इंतजार करेंगे कि शायद कल अपना कोई वर्जन वो भेज दें कि ये मामला चौधरी निसार के पास भी स्टोरी है। मगर मैं उससे अगर क्विकली आपके पास टाइम हो, चंद सेकंड्स, मैं तो चाह रहा था वो जजुआ साहब वाली स्टोरी सुनना कि मैं नहीं था वहाँ पे गया, क्योंकि मैंने निसार साहब ने भी जवाब नहीं दिया और निसार साहब ने भी, और मैं बलूगुर रहमान साहब का भी जवाब सुन के आया था। मेरी तसल्ली नहीं हुई थी, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस घर से कोई ऐसा तसल्ली बख्श जवाब था। मैं सोच रहा शायद आप हमें बताएंगे कि वहाँ पे आज, लेकिन अब हमारे पास क्योंकि वक्त बड़ा कम था और इस वजह से ये स्कैंडल के हवाले से बिल्कुल फॉलो अप करते रहेंगे। और बाकी क्लासेस आप आमिर साहब ने क्लियर कर दिया कि ये मीटिंग के लिए गए थे, वहाँ पे उस अहम ब्रीफिंग में क्या मजेदार और अहम बातें, खासतौर पे अहम बातें हुई थी, वो इंशाल्लाह कल आपसे डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।